नमस्कार दोस्तों। तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो है आपके कार्बन सिद्धांत तथा तकनीकें। तो जो आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो है आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास 11th का चैप्टर नंबर देखिए आपके जो 12। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम पहली बार पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए सबसे पहले हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपके केमिस्ट्री है उसके 3 पार्ट होते हैं। तो 3 पार्ट में से एक जो पार्ट होता है वो आपके पूरी की पूरी केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपके फिजिकल केमिस्ट्री। तो आप जानते हैं एक होती है आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है आपके फिजिकल केमिस्ट्री। तो इन तीनों में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अलग से पार्ट होती है, तो उसी को बोला जाता है कार्बनिक रसायन। तो चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई मेन की तैयारी कर रहे हो या फिर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, पूरा की जो पूरा चैप्टर है विद एनसीईआरटी और एक से बिल्कुल समझ करके लाइन टू लाइन पढ़ना है, तो आप एकदम सही जगह पर आए। इस वीडियो के कंप्लीट होने तक हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे, पूरी की पूरी जो इसके अंदर जो भी टर्मिनोलॉजी दे रखे हैं सभी को समझ पाएंगे। तो हमने यहाँ पर रेफरेंस के लिए एनसीईआरटी को लिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम केवल एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या है, जितनी भी जानकारी हो सकेगी आपको समझाने की, हम पूरे पूरी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कार्बनिक रसायन चैप्टर का नाम है कुछ आधारभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। तो आपको यहाँ पर कहा गया है कि क्या कर सकते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो जिसमें हमने श्रृंखलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आपसे बोला है कि पिछले एकक में आपने सीखा है कि कार्बन का एक अद्वितीय गुण होता है जिसे श्रृंखलन कहते हैं। श्रृंखलन क्या होता है, देखिए कैटेनेशन क्या होता है। कार्बन क्या करता है, अपने अपने ही समान परमाणु या फिर अन्य परमाणुओं के साथ में क्या करता है, ये क्या करता है, श्रृंखलन का गुण दिखाता है। श्रृंखलन के गुण में क्या होता है, कार्बन क्या करता है, श्रृंखला बनाता जाता है, लंबी से लंबी श्रृंखला बना सकता है। ये सीधी हो सकती है, चैन नुमा हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ये कार्बन का गुण होता है। तो आगे बोला है कि कार्बन की ये कार्बन क्या होता है, अपने साथ सहसंयोजक बंध बनाता है अन्य परमाणुओं के साथ और अन्य तत्वों जैसे कि आपके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस तथा हैलोजन परमाणुओं के साथ भी सहसंयोजक का बंध बनाता है। तो आपको ये बोला है कि जो कार्बन है और कार्बन की यौगिकों का अध्ययन करने के लिए आपके एक अलग से एक जो केमिस्ट्री की ब्रांच बनाई गई है जिसको बोला जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी इसके अंदर हम किसको पढ़ते हैं, केवल कार्बन को पढ़ा जाता है। तो आप देख सकते हैं कार्बन कितना महत्वपूर्ण तत्व है। तो देखिए सामान्य प्रस्तावना के बाद हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आपको देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो आपके कार्बनिक रसायन होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, उसका इतिहास कितना पुराना है। देखिए उसका इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, इसका इतिहास मेनली पुराना है 200 साल पुराना। 200 साल पुराने में क्या हुआ था, देखिए पहले सबसे पहले तक क्या हुआ था, ये माना जाता था कि जो कार्बन है ना, कार्बन देखिए आप सभी लोग जानते हैं हमारे शरीर में बहुत आवश्यक होता है। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद समझेंगे। देखिए पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने के लिए कार्बनिक यौगिक अनिवार्य हैं। इसके अंतर्गत जटिल अणु जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे शरीर के अंदर डीएनए होता है, आरएनए होता है, वो काय से बना होता है, कार्बन से बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। तो देखिए अनेक देखिए जैसे आनुवांशिक सूचना वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीएनए तथा प्रोटीन जो हमारे रक्त, मांसपेशियों, त्वचा के लिए आवश्यक है आदि यौगिक बनाते हैं। देखिए कार्बनिक रसायन कपड़ों, ईंधनों, बहुलकों, रंजकों, दवाओं आदि पदार्थों में होते हैं। इन यौगिकों के अनुप्रयोग के ये कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। आपको आगे बोला है कि कार्बनिक रसायन का विज्ञान लगभग 200 वर्ष पुराना है। तो देख क्या हुआ था, देखिए सन 1800 देखिए 1780 के आसपास तक क्या हुआ था, जो आपके साइंटिस्ट थे उन्होंने माना था कि देखिए जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, जो कार्बनिक रसायन वाले जो पदार्थ होते हैं, उनको हर कोई नहीं बना सकता। उन केवल उनको उनके लिए जो सजीव होते हैं ना, सजीव के अंदर एक वाइटल यानी कि एक विशेष प्रकार की शक्ति पाई जाती है सजीवों में। और ये विशेष प्रकार की जो शक्ति होती है वो क्या करती है, आपके जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना उनको बनाती है। कुछ इस प्रकार का ऐसे पहले माना जाता था। तो देखिए कुछ इस प्रकार का माना जाता था। तो आपको बोला गया कि सन 1780 के आसपास रसायनज्ञों ने पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त कार्बनिक यौगिकों एवं खनिज स्रोतों से विरचित कार्बनिक यौगिकों के बीच विभेदन करना आरंभ कर दिया था। तो आपको बोला है कि स्वीडिश वैज्ञानिक वर्जिलियस ने प्रतिपादित किया कि जैव शक्ति यानी कि वाइटल फोर्स कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। और सन 1828 में एफ वॉलर ने कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण है कार्बनिक यौगिक अमोनियम साइनेट से किया, तब यह धारणा निर्मूल सिद्ध हो गई। तो देखिए क्या हुआ था, हुआ ये था कि जो आपके सन 1828 से पहले 1828 तक, तो क्या उससे पहले तक तो ये मानते थे कि आपके एक वाइटल विशेष प्रकार की शक्ति होती है, वो क्या करती है, अपने अंदर से क्या करती है, कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। लेकिन क्या हुआ था, आपके जो आपके बर्जीलियस का एक शिष्य था जिसका नाम था बोहलर, तो उसने क्या किया था, अमोनियम साइनेट होता है NH4CNO, तो NH4CNO इससे उसने क्या किया, जब इसको गर्म किया ना, तो गर्म करके उसने बना दिया, इससे यूरिया बना दिया। यूरिया का सूत्र होता है आपके NH2CONH2। तो ये क्या था आपके, देखिए ये था आपके एक अकार्बनिक यौगिक, और एक अकार्बनिक यौगिक से उसने क्या कर दिया, कार्बनिक यौगिक बना दिया यूरिया। और आप देख सकते हैं कि जो यूरिया बनाया था वो कैसे बनाया था, जो हमारे सजीवों के शरीर के बाहर बनाया था। तो ये वाली जो थ्योरी थी वो एकदम गलत हो गई कि भाई जो आपके सजीवों के अंदर केवल एक वाइटल फोर्स पाया जाता है और वही वाला वाइटल फोर्स क्या करता है,
आपके जो सजीव होते हैं वो उनके अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं उनको बनाता है। तो ये बात तो थ्योरी गलत हो गई। तो सही थ्योरी क्या थी? देखिए तो यहाँ तक तो इसके इतिहास के बारे में कि किस प्रकार का जो आपके कार्बनिक यौगिकों का इतिहास रहा है। तो आगे देखते हैं, देखिए कॉल्वे, तो यहाँ तक तो इसने बना दिया। उसके बाद आए थे हमारे एक और साइंटिस्ट आ गए। तो कॉल्वे ने सन 1845 में कॉल्वे द्वारा एसिटिक अम्ल तथा बर्थलोट सन 1856 द्वारा मेथेन के नवीन संश्लेषण के परिणाम स्वरूप दर्शाया गया कि कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक स्रोतों से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जा सकता है। तो उससे पहले तक तो क्या था कि आप यही मान रहे थे कि केवल आपके जो कार्बनिक यौगिक हैं वो क्या है, आपके केवल आपके समान जो आपके सजीवों के शरीर में ही बनाए जा सकते हैं केवल एक विशेष प्रकार के बल से। लेकिन बाद में जो आपके बर्टलेट आए थे उसने ये वाली जो पूरी की पूरी थ्योरी थी उसको गलत सिद्ध कर दिया। तो अब आगे देखेंगे, आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो कार्बनिक यौगिक हैं वो किस प्रकार से आगे इसका इतिहास रहा है। तो देखिए कार्बनिक यौगिकों में अब हम पढ़ेंगे, कार्बनिक यौगिकों के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखिए, तो आगे आपको बोला गया है कि सहसंयोजक आवर्धन के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के विकास ने कार्बनिक रसायन को आधुनिक रूप दिया। तो अब हम पढ़ेंगे जो आपकी मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें क्या है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा इसकी हिस्ट्री क्या होती है। तो हमने सबसे पहले जो इसकी हिस्ट्री थी उसको पढ़ लिया, किस प्रकार की इसकी हिस्ट्री रही है, किस प्रकार से जो आपकी खोज हुई थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। देखिए कार्बनिक रसायन क्या है, कार्बन के बारे में। तो कार्बन क्या होता है, हम सभी लोग जानते हैं कार्बन। कार्बन क्या होता है, कार्बन की 4 संयोजकताएं होती हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, 4 सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं या फिर 2 डबल बॉन्ड बना सकते हैं या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं या फिर एक सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। हाँ, या फिर ये कर सकते हैं एक डबल बॉन्ड बना सकते हैं और 2 सिंगल बॉन्ड के द्वारा इसको पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कार्बन की संयोजकताओं को पूरी कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्बन के बारे में। तो आपको बोला है कि कार्बन की चतुसंयोजकता कार्बनिक यौगिकों की आकृतियां, कार्बनिक यौगिकों की आकृतियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं, एक बार रीडिंग लगा लेते हैं ताकि आपको लगे कि हम एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। देखिए आणविक संरचना की मौलिक अवधारणा का ज्ञान कार्बनिक यौगिकों के गुणों को समझने और उनकी प्रयुक्ति करने में सहायक होता है। संयोजकता सिद्धांत एवं आणविक संरचना को आप एक 4 यानी कि चैप्टर 4 में ऑलरेडी इसको समझ चुके हैं। आप ये भी जानते हैं कि कार्बन की चतुर संयोजकता तथा इसके द्वारा सहसंयोजक आवन निर्माण को इलेक्ट्रॉनीय विन्यास तथा एस और पी कक्षकों के संकरण हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर समझाया जा सकता है। आपको याद होगा कि मेथेन, एथीन और एथाइन के समान अणु की आकृतियों को कार्बन परमाणु द्वारा निर्मित sp3, sp2, sp संकर कक्षकों की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कार्बन के अंदर संकरण। तो कार्बन के अंदर संकरण क्या होता है, देखिए ये होता है कार्बन के अंदर संकरण का मतलब ये है, देखिए कि जब आप कार्बन के जो चारों की चारों बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो ना, जब कार्बन के चारों की चारों बंद अगर आपके सिंगल बंद होते हैं तो कार्बन के अंदर जो संकरण होता है ना वो होता है आपके sp3 संकरण। कार्बन के अंदर क्या हो जाए, दो बॉन्ड, एक बॉन्ड डबल आ जाए और एक सिंगल बॉन्ड आ जाए तो जो संकरण होता है वो होता है आपके sp2 संकरण। जैसे ही कार्बन में बॉन्ड की संख्या एक और बढ़ा दोगे, आप क्या करो कार्बन के अंदर मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड ला दोगे, एक सिंगल बॉन्ड ला दोगे, तो ये आ जाएगा आपके sp संकरण। और संकरण क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, संकरण का मतलब है कि इसके अंदर s लक्षण कितने हैं, p लक्षण कितने प्रतिशत हैं। तो कार्बन का संकरण इसी प्रकार से देखा जाता है बंध के आधार पर। यदि कार्बन के अंदर एक सिग्मा आवन 2 और एक पाई आवन 2 तो ये आ जाएगा आपके sp2 संकरण। और कार्बन के अंदर अगर 2 पाई आवन 2 जाए तो ये आ जाएगा आपके sp संकरण। तो कार्बन का जो संकरण होता है sp2 और sp, ये डिपेंड संख्या के आधार पर। अगर आपके नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स sp में कितने होते हैं, 2 पाई बॉन्ड, sp2 में कितना होता है, 1 पाई बॉन्ड। और आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी अणु में बनने वाला पहला बंध होता है सिग्मा, उसके बाद जितने भी बंध बनते हैं वो बनते हैं पाई बंध। तो हम जहां पढ़ते हैं, देखिए आपको बोला है कि संकरण किसी कार्बनिक यौगिक में आबंध लंबाई तथा आबंध एंथैल्पी आबंध सामर्थ्य को प्रभावित करता है। sp संकरित कक्षक में s गुण अधिक होने के कारण ये नाभिक के समीप होता है। अतः sp संकरित कक्षक द्वारा निर्मित आबंध sp3 संकरित कक्षक द्वारा निर्मित आबंध की अपेक्षा अधिक निकट तथा अधिक सामर्थ्यवान होता है। sp2 संकरित कक्षक sp तथा sp3 संकरित कक्षक के मध्यवर्ती होता है। अतः इससे बनने वाले आबंध की लंबाई तथा एंथैल्पी दोनों के मध्यवर्ती होती है। संकरण का परिवर्तन कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता को भी प्रभावित करता है। देखिए यहाँ पर एक और बात हम बताना भूल गए थे, वो ये थी कि देखिए जो आपके संकरण होता है ना, अगर मान लीजिए किसी कार्बन का संकरण है sp, किसी का होगा आपके sp2 और किसी का होगा sp3, तो sp3 के अंदर आप देखेंगे कि जो आपके s लक्षण है वो है आपके 75%, मतलब 25% है। p के लक्षण कितने आ जाएंगे आपके 75% आ जाएंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इसकी जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता होती है ना, कार्बन की सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता पाई जाती है आपके sp संकरित कार्बन की, उसके बाद होती है sp2 संकरित की, उसके बाद होती है sp3 की। तो विद्युत ऋणता क्या होती है, इस क्रम में बढ़ती जाती है आपकी। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कुछ इस क्रम में बढ़ती जाती है। जब आप आगे देखेंगे, देखिए आगे देखने पर आप पाएंगे कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी तो कुछ इस क्रम में बढ़ गई, लेकिन जब आप नीचे जाएंगे तो क्या होता है, देखिए sp संकरित या फिर sp2 संकरित, देखिए sp sp2 और sp3,
सबसे पहले हमने इनको कैसे पहचाना, पहचानने के लिए हमने क्या किया, बॉन्ड का इस्तेमाल 5 बॉन्ड की संख्या के आधार पर देखा जाएगा कि ये कौन सा संकरण है। उसके आधार पर हमने देखा कि इसकी विद्युत ऋणता कैसे देखी जाएगी, इसी के अकॉर्डिंग बढ़ती जाएगी। अब आगे देखते हैं। तो आगे बोला है कि संकरण का परिवर्तन कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करता है। कार्बन पर स्थित संकरित कक्षक की S प्रकृति बढ़ने पर उसकी विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि हो जाती है। अतः sp संकरित कक्षक जिसमें S प्रकृति 50% है, sp2 तथा sp3 संकरित कक्षकों की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मक होते हैं। संकरित कक्षकों की अपेक्षित विद्युत ऋणात्मकता का प्रभाव कार्बनिक यौगिकों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों पर भी पड़ता है, जिनका वर्णन आगामी कक्षों में किया गया है। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पाई आबंधों के कुछ अभिलक्षण। तो देखिए, पाई आबंध के निर्माण में दो निकटवर्ती परमाणुओं के पी कक्षकों का समांतर अभिविन्यास समुचित पार्श्व अतिव्यापन के लिए आवश्यक है। अतः CH2 डबल बॉन्ड CH2 अणु में सभी परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए आपके सभी परमाणु एक ही तल में होने चाहिए। इस अणु के प्रत्येक कार्बन पर उपस्थित पी कक्षक समांतर तथा अणु के तल के लंबवत होते हैं। एक CH2 को दूसरे के सापेक्ष घुमाने पर पी कक्षकों के अधिकतम अतिव्यापन में बाधा उत्पन्न होती है। फलतः कार्बन कार्बन डबल बंध यानी कि कार्बन कार्बन द्विआबंध के चारों ओर घूर्णन प्रतिबंधित हो जाता है। पाई आबंध का इलेक्ट्रॉन आवेश ब्रह्म आबंधित परमाणु के तल के ऊपर एवं नीचे स्थित होता है। सामान्यतः पाई आबंध बहु आबंध युक्त यौगिकों में मुख्य सक्रिय केंद्र उपलब्ध कराते हैं। ये आक्रामक अभिकर्मकों के लिए इलेक्ट्रॉनों को आसानी से उपलब्ध कराता है। तो देखिए, एक और बात ये है कि जो आपके संकरण होता है, तो संकरण में एक और बात होती है समतलीयता की। तो आपके जो sp संकरण और sp2 संकरित होते हैं, ये होते हैं एक ही तल में, तो ये क्या होते हैं, समतल के अंदर, तो एक ही। और जो आपके sp3 संकरित होता है ना, इसके अंदर जो चारों कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, विभिन्न तलों में होते हैं। तो ये आ जाएंगे आपके विभिन्न तलों में। तो यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं कि समतलीय यौगिक कौन कौन से होते हैं। तो समतलीय यौगिक आ जाएंगे आपके sp संकरित और sp2 संकरित। तो ये तो आ जाएंगे आपके समतलीय यौगिक। तो आपसे बोला है देखिए कि अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन के हिसाब से आप इस प्रश्न को समझ पाएंगे। निम्नलिखित अणुओं में से प्रत्येक में कितने सिग्मा तथा पाई आबंध है। तो आपको देखना है यहाँ पर कितने सिग्मा आबंध है, कितने पाई आबंध है। तो इसको देखने के लिए जो सबसे मुख्य बात ये होती है कि किसी भी अणु का जो बनने वाला पहला बंध होता है वो होता है सिग्मा, उसके बाद वाले बंध होते हैं पाई। अगर किसी अणु के अंदर मान लीजिए मेरे पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, इसका मतलब है कि सबसे पहला बंध आ जाएगा, एक बंध आ जाएगा सिग्मा, उसके बाद के जो दो बंध आ जाएंगे वो आ जाएंगे पाई, उसके बाद दो पाई। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच पहला बंध बन रहा है, तो ये तो आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर क्या होगा, एक सिग्मा आ जाएगा और यहाँ पर जाएंगे दो पाई। आप इस कार्बन को देखेंगे तो देखिए, इस वाले कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर जाएगा सिग्मा बंध, ये यहाँ पर जाएगा एक सिग्मा एक पाई। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जाएगा सिग्मा बंध। यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आ रहा है सिग्मा बंध, इस कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बंध ऐसे आ रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस कार्बन के हाइड्रोजन के साथ तीन सिग्मा बंध आ रहे हैं। तो आप पाएंगे यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9 10 तो सिग्मा बंध आ रहे हैं। आप देखेंगे 10 कैसे आ रहे हैं, चार कार्बन कार्बन के और कार्बन हाइड्रोजन का आ रहे हैं 6 बंध। तो आप देख पाएंगे चार तो कार्बन कार्बन के आ गया। पाई बंध कितने आ रहे हैं, आप देखेंगे दो यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, तीन। तो देखिए कार्बन 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 के बीच में आ रहे हैं तीन पाई बंध। तो देखिए आपको बोल रखा है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच में दो आ रहे हैं और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में आ रहा है एक। तो दो प्लस एक कितने हो गए, तीन। वापस वाले कार्बन को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, आप सबसे पहले देखेंगे इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तीन सिग्मा आ जाएंगे। इस कार्बन और कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, आपके एक सिग्मा आ जाएगा, एक सिग्मा यहाँ पर आ जाएगा। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना आ जाएगा, एक सिग्मा आ जाएगा। फिर इस कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा आ जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई भी आ जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई आ जाएगा, एक पाई आ जाएगा, एक सिग्मा आ जाएगा। और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जाएंगे आपके दो सिग्मा। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने आ रहे हैं आपके, तीन सिग्मा बंध, एक दो तीन। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने आ रहे हैं, देखिए कार्बन और हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बंध से जुड़े रहते हैं। आप इस बात को देख लीजिए, जहां पर भी जुड़े रहेंगे जितनी हाइड्रोजन है उतने क्या हो जाएंगे आपके हाइड्रोजन वाले सिग्मा बंध। तो 3 4 और 2 5, 4 और 2 6, तो यहाँ पर जाएंगे 6। पाई बंध कितने आ जाएंगे, दो पाई बंध आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, देखिए आपको कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब पहला बंध बनता है या फिर कार्बन या हाइड्रोजन किसी भी तत्व के साथ में या फिर तीन बंध बना के रहे, तो सबसे पहले बनने वाला जो बंध होता है वो होता है सिग्मा बंध। तो सबसे पहला बंध आएगा सिग्मा बंध, उसके बाद बनने वाले जितने भी बंध होंगे वो आ जाएंगे पाई बंध। तो आप इस नाइट्रोजन के अंदर जाएंगे, देखिए यहाँ पर तो एक तो जाएगा सिग्मा बंध, उसके बाद वाले जो दो बंध है वो हो जाएंगे दो पाई। आप इस वाले कार्बन के अंदर जाएंगे तो पहला जाएगा सिग्मा, एक आ जाएगा एक पाई। अब आप यहाँ पर जाएंगे तो एक आ जाएगा सिग्मा, एक आ जाएगा पाई। आप यहाँ पर जाएंगे तो सबसे पहला बंदी सिग्मा, तो सिग्मा ही आएगा, पाई की संख्या 0 हो जाएगी। तो यही कहा गया है। तो आगे बोला है कि निम्नलिखित यौगिकों में से प्रत्येक कार्बन की संकरण अवस्था क्या है। तो देखिए संकरण अवस्था के लिए हमने क्या कहा था, अगर कार्बन के जो सारे की सारे बंध हैं वो एकल बंध हैं, अगर ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड्स देन द कार्बन इज द sp3 संकरित। में केवल आपके क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा तो वो आ जाएगा sp2 संकरित। और अगर आपके एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, केवल बंध देखने हैं, बंधों के आधार पर आप बता सकते हैं कि कार्बन की संकरण अवस्था क्या होगी। तो देखिए चलिए,
तो आपको बोला है CH3Cl, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो चारों की चारों बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से ये क्या जाएगा, sp3 संकरित। देखेंगे आप, ये लीजिए यहाँ पर बोल रखा है, यहाँ पर बोल रखा है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, तो आप पाएंगे कि ये वाला जो कार्बन आ जाएगा वो आ जाएगा sp3 संकरित, ये जाएगा आपके sp3 संकरित, और जो बीच वाला आ जाएगा वो आ जाएगा sp2 संकरित। तो sp3 sp2 और बाद वाला sp3। आगे बोला है आपको CH3CN, तो देखिए CH3CN की संरचना आप सभी लोग जानते ही होते हैं, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो देखिए ये जाएगा sp3 और ये जाएगा sp संकरित। तो आप पाएंगे देखिए sp3 sp संकरित। यहाँ पर बोला है आपके जो आपके गैह विकल्प है उसमें आ जाएगा कार्बन, कार्बन से हाइड्रोजन, उसके बाद डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन, यहाँ पर आ जाएगा H2O। तो आप पाएंगे यहाँ पर कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ में डबल बंध बना रखा है, इसलिए ये क्या आ जाएगा sp2 संकरित, और यहाँ पर यह आ जाएगा sp3। तो देखिए आपके गैह विकल्प में दे रखा है, गैह में ये कार्बन, कार्बन की संकरण अवस्था बतानी है केवल, तो नाइट्रोजन की नहीं बताएंगे हम। यहाँ पर जाएगा sp2 संकरित। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये तो आ जाएगा आपके sp3, ये वाला जो कार्बन होगा वो आ जाएगा आपके sp2, ये वाला आ जाएगा आपके देखिए सी, ये भी आ जाएगा आपके sp2 और ये आ जाएगा sp। तो ये आ जाएगा आपके देखिए sp3 sp2 sp2 sp। कैसे देखा जाता है, बंधों की संख्या देखी जाती है, डबल बॉन्ड कितने हैं, ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं, उसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं कितना है। तो आपको बोला है एग्जाम्पल 12.3, देखिए निम्नलिखित यौगिकों में कार्बन की संकरण अवस्था एवं अणु की आकृतियां क्या हैं। तो देखिए इस अणु की आकृतियां क्या होती हैं हम सभी लोग जानते हैं। देखिए अगर आपके sp2 संकरित होता है तो क्या होता है, आपकी आकृति होती है त्रिकोणीय समतलीय। अगर sp3 संकरित होता है तो होता है चतुष्फलकीय होती है। अगर sp संकरित होता है तो क्या होती है, रेखीय होती है, और हम ये संकरण में पहले पढ़ चुके हैं। तो आप पाएंगे यहाँ पर इसका संकरण क्या है, इसका संकरण आ जाएगा sp2। sp2 संकरण का मतलब आ जाएगा sp2 संकरित कार्बन तो त्रिकोणीय समतलीय, और यहाँ पर क्या आ जाएगा sp3 संकरित तो मतलब चतुष्फलकीय, sp3 संकरित कार्बन चतुष्फलकीय। गैह में क्या आ रहा है आपके sp संकरित, और sp संकरित कैसी होती है, रेखीय, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की आकृति होती है, आप सभी लोग जानते हैं कैसी होती है, रेखीय होती है। तो आगे हम पढ़ने वाले थे कि नेक्स्ट है जो हमारा कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण, पूर्ण संघनित तथा आबंध रेखा संरचना सूत्र। तो कार्बनिक यौगिकों को तो हमने अभी तो पढ़ तो लिया उनके बारे में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन उनको निरूपित कैसे किया जाता है। जैसे हम ये सूत्र लिखते हैं CH3 तो ये क्या उनका एक निरूपण है, और ये कहाँ से आया कैसे आया। आप कभी कभी ऐसे भी कार्बन की संरचना लिखते हैं, बेंजीन होता है, आप उसको ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहाँ से आया, किस प्रकार से इसको कहा जाता है, तो ये हम आगे देखने वाले हैं कि कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण कैसे होता है। तो एक बार देखिए, तो आपको बोला है कि पूर्ण संगणित तथा आबंध रेखा संरचना सूत्र, एक तो होता है पूर्ण संगणित और एक होता है आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र। तो देखिए क्या होता है, कार्बनिक यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखने की कई विधियां, इनमें से कुछ विधियां लुईस संरचना अथवा लुईस बिंदु संरचना, लघु आबंध संरचना यानी कि डैश स्ट्रक्चर, संगणित संरचना इसको बोलते हैं आप कंडेंसन स्ट्रक्चर्स, तथा आबंध रेखा संरचना है लघु रेखा द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म सहसंयोजक आबंध को दर्शाकर लुईस संरचना सरल की जा सकती है। तो आबंध बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों पर ऐसे संरचनात्मक सूत्र केंद्रित होते हैं, एकल आबंध, द्विआबंध अथवा त्रिआबंध को क्रमशः एक लघु रेखा, द्विलघु रेखा अथवा त्रिलघु रेखा द्वारा दर्शाया जा सकता है। आप सभी लोग जानते हैं जो सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड को सिंगल लाइन से दर्शाते हैं, डबल बॉन्ड को 2 लाइन से दर्शाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन से दर्शाते हैं। तो ये यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे बोला है कि देखिए जैसे विषम परमाणु जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन आदि पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल को 2 बिंदुओं द्वारा दर्शाया जाता है। अगर आपके पास में एक लोन पेयर है तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको ऐसे दर्शाया जाता है। नाइट्रोजन के ऊपर मान लीजिए कुछ इस प्रकार से, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको ऐसे दर्शाया जाएगा। हाँ, परंतु कभी-कभी ऐसा नहीं भी होता है, कभी-कभी हम उसको नहीं दर्शाते। आपको बोला है कि एथेन C2H6, एथीन C2H4, एथाइन तथा मेथेनॉल के संरचनात्मक सूत्रों को निम्नलिखित प्रणाली द्वारा निरूपित किया जा सकता है। ऐसे संरचनात्मक सूत्रों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्र यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर कहा जाता है। तो आप देखेंगे एथेन का सूत्र देखिए, कार्बन, कार्बन से जो हाइड्रोजन है उनको सिंगल बॉन्ड को कुछ डैश के सिंगल लाइन के द्वारा दर्शाया जा रखा है। आप देखेंगे जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसको डबल लाइन के द्वारा दर्शाया जा रहा है। हाइड्रोजन कैसे जोड़ देंगे, तो मान लीजिए मुझे लिखना है C2H4, हमको पता है कार्बन और कार्बन के बीच में है डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन कैसे जोड़ रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के द्वारा। तो आप इसको ऐसे दर्शा सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आगे है कि इन संरचना सूत्रों को कुछ या सारे सहसंयोजक आबंधों को हटाकर तथा उनके परमाणु से जुड़े समान कोष्ठक, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एथाइन को कैसे लिख रखा है। तो आप एथाइन का सूत्र देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, मेथेनॉल का सूत्र ऐसे है। आपको बोला है कि इन संरचना सूत्रों को कुछ सारे सहसंयोजक आबंधों को हटाकर तथा एक परमाणु से जुड़े समान समूह को कोष्ठक में लिखकर उनकी संख्या को पादांकों में प्रदर्शित कर संक्षिप्त किया जा सकता है। इन संक्षिप्त सूत्रों को संगणित संरचनात्मक सूत्र कहते हैं। एथेन, एथीन, एथाइन तथा मेथेनॉल को इस प्रकार लिखा जा सकता है। देखिए एथेन में क्या होता है, 2 मेथेन जुड़े होते हैं, CH3 इन्होंने क्या किया यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखा दिया। एथेन में क्या होता है, 2 मेथेन CH3। एथीन में क्या होता है, 2, देखिए 2 क्या होते हैं, दो आपके CH2 समूह जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड के द्वारा।
वेथाइन में क्या होता है, दो CH समूह जुड़े होते हैं ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, तो आपने ऐसे दिखा दिया। मेथनॉल कुछ इस प्रकार का होता है CH3OH। तो सिंगल बॉन्ड को तो नहीं लिखते, देखिए सिंगल लाइन को नहीं लिखा जाता, लेकिन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर लिख दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये रहा आपके ट्रिपल बॉन्ड और ये रहा आपके डबल बॉन्ड। तो आगे देखेंगे आप, आगे क्या कहा गया आपको, देखिए आगे कि इसी प्रकार से आप देखेंगे ये आपके CH3 CH2 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 CH2, इसको कैसे लिखा जा सकता है। आप यहाँ पर CH2 को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो CH3 CH2 का होल 6 CH3 द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे और सरल बनाने के लिए कार्बनिक रासायनिक गुण संरचना को निरूपित करने हेतु केवल रेखाओं का उपयोग किया। इसे आप आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र कहते हैं, इसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन में क्या होता है, देखिए सबसे मेन बात होती है, जितने भी कोने होते हैं आपके और स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं उसको माना जाता है एक कार्बन। तो ये एक कार्बन होगा, ये एक कार्बन होगा, ये एक कार्बन होगा, ये एक कार्बन होगा, ये भी एक कार्बन होगा, ये भी एक कार्बन होगा। तो आप यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 कार्बन आएंगे आपके यहाँ पर। तो इस प्रकार से इसको देखा जाता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए देखिए आपको बोला गया है कि देखिए कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं को नहीं लिखा जाता, बल्कि कार्बन कार्बन आबंधों को टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है। केवल ऑक्सीजन क्लोरीन नाइट्रोजन इत्यादि परमाणुओं को विशेष रूप से लिखा जाता है। सिरे पर स्थित रेखा मैथिल समूह को इंगित करती है, जब किसी क्रियात्मक समूह द्वारा नहीं दर्शाया गया हो। आंतरिक रेखाएं उन कार्बन परमाणु को इंगित करती हैं जो अपनी संयोजकता को पूर्ण करने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन से आबंधित होते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो आपकी ये वाली संरचना होती है जिगजैग वाली, जो आपकी क्या होती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता है। जो आपके बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में क्या होता है, केवल आपके बॉन्ड को एक लाइन के तौर पर दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके देखिए जो हाइड्रोजन होते हैं उनको आप बिल्कुल विलुप्त कर देते हैं, और प्रत्येक कोना एक कार्बन को निरूपित करता है। ये वाला जो कोना है, जो साइड वाला ग्रुप होता है, इसका मतलब होता है मैथिल समूह। ये वाला भी मैथिल समूह, ये कोना है इसका मतलब एक कार्बन। और अगर ऐसे लगाया गया साइड में कोई आपने ऐसी डंडी लगा दी, इसका मतलब होता है मैथिल समूह। और जो एक कोना होता है वो होता है एक कार्बन। तो आप इस वाली संरचना को देखेंगे, इसका मतलब यहाँ पर 3 कार्बन है, 1 2 3। ये संरचना किसकी है, प्रोपेन की। देखिए सिरे वाली रेखाएं मैथिल समूह को दर्शाती हैं, और ये वाले जो कोने होते हैं वो एक कार्बन को दर्शाते हैं। ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। आपको आगे बोला है कि त्रिब्रोमोब्यूटेन को दर्शाने के विभिन्न तरीके। तो आप सभी लोग जानते हैं त्रिब्रोमोब्यूटेन ये रहा, एक कुछ इस प्रकार की संरचना होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से जो हाइड्रोजन है उनको बिल्कुल हटा देंगे, CH CH CH2 CH3। कार्बन को क्या करेंगे, आप कोने से दर्शा देंगे। कार्बन के अलावा जो अन्य तत्व आते हैं नाइट्रोजन ब्रोमीन वगैरह, उनको क्या कर देंगे, आप उनको लिख देंगे। तो आप देखेंगे ये आपके क्या मैथिल समूह है CH3, ये आपके एक मैथिल समूह है। यहाँ पर आपके हाइड्रोजन लग रही है, ये यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और ये कार्बन है इस कोने पर। तो इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। आपको बोला है कि चक्रीय यौगिकों में आबंध रेखा सूत्रों को इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। तो चक्रीय यौगिकों में कैसे दर्शाते हैं, आप देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन का सूत्र होता है, देखिए साइक्लोप्रोपेन CH2 हम क्या करेंगे 1 2 और 3। तो आप देख पाएंगे कि प्रत्येक कोने पर एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन। और जहाँ पर इसकी संयोजकता पूरी नहीं होती है क्या करता है, ये हाइड्रोजन लगा देते हैं। कुछ इस प्रकार से ये हाइड्रोजन लगा लेता है, ये होती है इसकी संरचना। तो आप पाएंगे कुछ इस प्रकार की संरचना इसकी होती है। हाँ देखिए कार्बनिक रसायन के अंदर हम पढ़ेंगे अब साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन में आप पाएंगे क्या किया जाता है, जो भी आपकी संरचना है उसमें क्या करेंगे आप हाइड्रोजन, जो भी आपके कोने रहते हैं, कोने पाए जाते हैं एज ए कार्बन के तौर पर। साइक्लोपेंटेन आप पाएंगे, देखिए साइक्लोपेंटेन CHCl आप पाएंगे क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में देखिए कार्बन के अलावा जो भी अन्य तत्व होगा उसको लिखा जाएगा, और जो भी आपका कोना होता है उसको एक कार्बन मान लिया जाता है। जहां पर भी आपको मोड़ दिख जाए, कोना दिख जाए, वो है कार्बन। और जो अगर ऐसी डंडी लग जाए उसका मतलब होता है मैथिल समूह। कहीं पे भी लगा दो इसका मतलब ये मैथिल समूह जुड़ रहा है, मैथिल जुड़ रहा है, मैथिल जुड़ रहा है। मैथिल यानी कि CH3 समूह, CH3 जिसको बोला जाता है। तो आपको बोला है कि अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संगणित सूत्रों को पूर्ण संरचना सूत्रों में लिखिए। कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो सूत्र दे रखा है उनको ऐसे कैसे लेना है। CH3 CH2, आप एक सूत्र को हम करके देखते हैं। आपको दे रखा है CH3 CH2 CO CH2 CH3। तो आपको दे रखा है CH3 कुछ इस प्रकार से दे रखा है, देखिए हम इसको करते हैं। अब आपको दे रखा है CH3 CH2 और क्या है CH3 CH2 और के बाद CO CH2 CH3, CO CH2 CH3। तो आप क्या करेंगे, कार्बन कार्बन के साथ में 3 हाइड्रोजन लगा रखे हैं, ठीक है, 1 2 और 3। उसके बाद क्या किया CH2, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसके बाद है CO, तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाएगा, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बंद होंगे। जहां पर कुछ भी नहीं जुड़ रहा उसको आप जोड़ देंगे सिंगल बॉन्ड से। ये जाएगा आपके, ये जाएगा आपके सिंगल बॉन्ड, ये आपके सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। तो आप पाएंगे ये बन गई हमारी संरचना। तो संरचना हम क्या करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन बनाते हैं डबल बॉन्ड, कार्बन और नाइट्रोजन बनाते हैं ट्रिपल बॉन्ड। तो इस हिसाब से आपकी ये संरचना बन जाएगी। आप पाएंगे देखिए ये रही, ये संरचना जो हमने बनाई वही बनी है। इसी हिसाब से आप ये ख वाली संरचना भी बना सकते हैं। तो ख में क्या कहा है देखिए,
ख में क्या कहा गया आप देखेंगे, ख में कहा गया है, देखिए ख कुछ इस प्रकार का है। ये देखिए आपको क्या दे रखा है, देखिए ख की संरचना बन गई। आपको बोला निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र संगणित रूप में लिखित तथा उनका आबंध रेखा सूत्र भी दीजिए। तो संगणित रूप में क्या होता है, देखिए आपको बोला है CH2OH, तो यहाँ पर जो CH2 है आप इसको क्या करेंगे, CH2 का उल्टा ऐसे लिख देंगे। जो चीजें आ रही है उनको दो बार लिख देंगे, CH CH3 CH CH3 CH3। आप कुछ इस प्रकार से देखिए ये रहा संगणित सूत्र। संगणित सूत्र का मतलब होता है, देखिए आबंध रेखा सूत्र तो ये हो जाता है। तो आबंध रेखा सूत्र आप पाएंगे कुछ इस प्रकार का है। तो आबंध रेखा का मतलब क्या होता है, देखिए आबंध रेखा ऐसे होता है, मैं आपको समझा देना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास है कार्बन 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 1 2 3 4 5 और यहाँ पर लग रहा है CH3 समूह, बाकी सभी जगह क्या लग रहे हैं, हाइड्रोजन, CH3 CH2, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन। तो आपको क्या करना है, इसको दिखाना है। तो दिखाने के लिए सबसे पहले मेरे सामने यहाँ पर एक मेथिल समूह है, यहाँ पर एक मेथिल समूह है। तो क्या कर लूंगा मैं, बीच में क्या है, 3 कार्बन है। तो 1 2 3 4 5, अब आप इसको गिनेंगे ना, गिनने पर आप पाएंगे ये एक मेथिल हो गया। तो 1 2 3 4, ये भी एक मेथिल हो गया, 5। तो आपके कितने हो गए, 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये होता है आपके संगणित सूत्र। तो संगणित सूत्र आप देख पाएंगे कुछ इस प्रकार का होता है। तो निम्नलिखित संगणित सूत्रों को पूर्ण संरचनात्मक सूत्रों में बदलिए। हाँ, तो देखिए उसके बाद दे रखा है कि निम्नलिखित आबंध रेखा सूत्रों को विस्तारित रूप में कार्बन तथा हाइड्रोजन सहित सभी परमाणुओं को दर्शाते हुए लिखिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखिए जो कोने वाला समूह होता है वो होता है मेथिल। तो ये हो जाएगा मेथिल CH3। प्रत्येक कोने पर होता है एक कार्बन। तो आप यहाँ पर एक कार्बन लगा देंगे, आप पाएंगे 1 2 3। तो इसकी एक संरचना पूरी नहीं मिली, इसलिए आप लगा देंगे हाइड्रोजन। तो ऐसे ही करना है, 1 2 3 आप यहाँ पर लगा देंगे हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पर भी आपके हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, 1 2 यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन। कुछ इस प्रकार की इसकी संरचना बनेगी। तो आप उसको देख सकते हैं किस प्रकार की इसकी जो संरचना हो रही है, कुछ इस प्रकार से। तो हमको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी कोना आएगा वो हो जाएगा आपके कार्बन, और उसकी जो संयोजकता पूरी नहीं हो रही तो आपको उसमें क्या करना है, उसमें लगा देना है हाइड्रोजन। और जो साइड वाला समूह होता है वो होता है आपके मेथिल, यहाँ पर कार्बन, उससे आ जाएगा हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, ये होता है। जो भी कोना है वो है आपके कार्बन, और कार्बन के अलावा और कोई तत्व आता है तो हम उसको लिख ही देते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे ये है OH। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये आ जाएगा एक कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और ये आ जाएगा CH3 समूह। तो ये होती है कुछ इस प्रकार की संरचना। तो इसका मतलब है ये CH3, ये CH3, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये कार्बन। जो बची हुई संयोजकताएं होती हैं जो पूरी नहीं बनी उनके लिए आप हाइड्रोजन लगा ही देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हम संरचनाओं को बनाते हैं। देखिए आगे बोला है कि कार्बनिक यौगिकों का त्रिविमीय सूत्र। अब त्रिविमीय सूत्र कैसे दर्शाया जाता है, देखिए त्रिविम का मतलब होता है कि इसको 3D में कैसे दिखाया जाता है। तो 3D में दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से किया जाता है। देखिए कागज पर कार्बनिक यौगिकों की त्रिविमीय 3D सूत्र में कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम जो कागज पर लिखते हैं, जहां पर मैं लिख रहा हूँ, आपको जो मेरी स्क्रीन है जिस पर मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या है आपके, आप सभी लोग जानते हैं ये है आपके, क्या है आपके, ये 2D डिस्प्ले। तो 2D में क्या करोगे आप, देखिए 2D में क्या कर सकते हैं आप, 2D में आपको 3D चीज दिखानी है। देखिए 3D क्या होता है, 3D होता है आसमान में जहाँ पर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे 2D में ही 3D को दिखाना है। तो फिर मैं क्या करूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, तो कार्बन को एक अलग तरीके से दर्शाया जाता है। तो अलग तरीके से दर्शाने के लिए क्या किया जाता है कार्बन के लिए, तो कार्बन के साथ में यहाँ पर कुछ प्रयोग किया जाता है। तो इसके जो चारों बंद होते हैं ना, उनके आधार पर आपको समझाया जाता है। कैसे समझाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। कागज पर कार्बनिक यौगिकों की त्रिविमीय 3D सूत्र में कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो उदाहरण के तौर पर द्विविमीय संरचना को त्रिविमीय संरचना में देखने के लिए ठोस तथा डैश बेस सूत्र का उपयोग किया जाता है। हाँ, इन सूत्रों में ठोस बेस जो साबंध को दर्शाता है, जो कागज के तल से दर्शक की ओर प्रक्षेपीय, और डैश बेस दिशा में अर्थात दर्शक के दूर जाने वाले आवंत को दर्शाता है। कागज के तल में स्थित आवंत को साधारण रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चित्र 12.1 में मेथन अणु को त्रिविमीय सूत्र द्वारा दर्शाया गया है। तो ये होता है कि जो आपके ठोस बेस होता है ना, ये वाला जो बॉन्ड होता है, इसको बोला जाता है ठोस रेखा, यानी कि आवंत दर्शक की ओर होता है। जो डैश होता है, डैश यानी कि ये वाला, ये होता है आवंत दर्शक से दूर की ओर होता है। और बाकी जो दो बंद होते हैं वो होते हैं कागज के तल में होते हैं। तो ये दोनों आ जाएंगे कागज के तल पर आवंत आ जाएंगे, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। तो ये आ जाएगा दर्शक की ओर, ये दर्शक से बाहर आ जाएगा, दर्शक से दूर की ओर, और बाकी के दो आ जाएंगे कागज के तल में। तो इसको और अलग तरीके से भी दर्शाया जा सकता है, वो है आपके, देखिए आणविक मॉडल। आणविक मॉडल में क्या होता है, देखिए फ्रेमवर्क मॉडल, बॉल एवं स्टिक मॉडल, और आपके जाएंगे स्पेस फिलिंग मॉडल। तो कुछ इस प्रकार के भी होते हैं आपके आणविक मॉडल होते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण कैसे किया जाता है, देखिए कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण कुछ इस प्रकार से किया जाता है। देखिए
कार्बनिक यौगिक होते हैं 2 तरह के। 2 तरह के मतलब एक तो वो होते हैं जो चक्र बनाते हैं और एक नहीं बनाते। तो एक आ जाएँगे अचक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक, तो बिना चक्र बनाने वाले। एक आ जाएँगे जो चक्र बनाते हैं। चक्रीय अथवा बंद श्रृंखला अथवा बलीय श्रृंखला, जो आप देख सकते हैं जो मेथेन होता है वो चक्र नहीं बनाता, लेकिन जो आपके साइक्लोप्रोपेन होता है वो चक्र बनाता है, आपके बेंजीन होता है वो चक्र बनाता है। चक्र का मतलब जानते हैं आप, जहाँ पर क्या हो जाए 2 कार्बन आपस में जुड़े रहें। तो आप पाएँगे एक तो बिना चक्र वाले यौगिक, एक अचक्रीय बोला जाता है जिनको, दूसरे होते हैं चक्रीय अथवा बंद श्रृंखला अथवा बलीय यौगिक। और चक्रीय यौगिकों को आगे नहीं बाँटा जाता, लेकिन जो आपके देखिए चक्र वाले मतलब अचक्रीय यौगिकों को आगे नहीं बाँटा जाता, लेकिन चक्र वाले यौगिकों को आगे बाँटा जाता है। तो ये 2 तरह के होते हैं, कार्बोचक्रीय अथवा समचक्रीय यौगिक या विषमचक्रीय। तो समचक्रीय यौगिक में ऐसे होते हैं जिसमें सारे के सारे जो बंध हैं वो क्या होंगे, कार्बन आ जाएँगे। कुछ होते हैं विषमचक्रीय यौगिक, यानी कि जिसमें क्या कार्बन कुछ तत्व जैसे कि ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो या फिर सल्फर हो, ये आते रहते हैं। तो देखिए विषमचक्रीय यौगिक में तो विषम का आप नाम से ही पहचान पाएँगे कि विषम नाम है। तो उसके बाद आते हैं कार्बोचक्रीय यौगिक, भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक और एक होते हैं एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक वो होते हैं जो क्या होते हैं, एरोमेटिकता नहीं दर्शाते। अब एरोमेटिकता क्या होता है, एरोमेटिकता एक गुण होता है। अब एरोमेटिकता गुण होता है जिसके कुछ नियम होते हैं, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं क्या होता है। अब एरोमेटिक यौगिक भी 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं बेंजीनोइड यौगिक, जिनमें क्या पाई जाती है, बेंजीन पाई जाती है। बेंजीन कुछ इस प्रकार की होती है जिनमें क्या आपके बेंजीन पाई जाती है। कुछ होते हैं आपके नॉन बेंजीनोइड यौगिक जिनमें क्या होती है, बेंजीन नहीं पाई जाती। तो ये होता है इसका वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में क्या होता है, सबसे पहले होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं। 2 तरह के कौन-कौन से, एक तो होते हैं आपके चक्रीय यौगिक, एक होते हैं आपके अचक्रीय यौगिक। अब चक्रीय यौगिक भी कितने तरह के होते हैं, चक्रीय यौगिक होते हैं 2 तरह के। चक्रीय यौगिक कौन-कौन से होते हैं, देखिए चक्रीय यौगिक होते हैं, एक तो कौन से होते हैं, एक तो वो होते हैं जो क्या होते हैं समचक्रीय, और एक होते हैं आपके विषम चक्रीय। अब देखिए समचक्रीय यौगिक भी 2 तरह के होंगे। 2 तरह के कौन-कौन से हो जाएँगे, एक हो जाएँगे आपके एरोमेटिक यौगिक, एक हो जाएँगे आपके नॉन एरोमेटिक यौगिक। अब एरोमेटिक यौगिक हो जाएँगे, एक हो जाएँगे बेंजीनोइड और एक हो जाएँगे नॉन बेंजीनोइड। तो आपको यहाँ से ये वाली जो टेबल है एक बार इसको रीड लगा लेना है, तो ये हमारी जानकारी के लिए सही है कि कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, देखिए देखिए अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं वह है चक्रीय अथवा विवृत श्रृंखला यौगिक। तो इनके जो टाइप होते हैं हम उनको पढ़ने वाले हैं।